सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत से अगर कोई सवाल होता है तो वो ये है कि एक आम आदमी के लिए मुश्किल है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है पिछले तीन साल में। लेकिन अवाम के लिए एक बुरी खबर ये है कि जो अगला आने वाला साल है यानी 2022 के जनवरी में एक मिनी बजट नाम की एक चीज़ आ जाएगी जिसमें मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। कुछ सीधा मामलात आपको बताते चलते हैं कि जनवरी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे यानी कि IMF के हवाले से जो शराइत हैं उनको पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जा रहा है। वो अब 30 रुपये तक किए जा रहे हैं। तो महंगाई जो है वो बढ़ेगी क्योंकि 350 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। अरबों की टैक्स की छूट भी ख़त्म की जा रही है। 12 जनवरी को IMF के आइंदा इजलास में पहले पेश किए जाने वाले तरमीमी मालियाती बिल की जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। हुकूमत 12 जनवरी यानी कि अगले साल के पहले महीने के दूसरे वीक में 12 जनवरी को तरमीमी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश करेगी और उसके बाद इस चीज़ों को मंजूर करवाया जाए, क्योंकि ये होना ही होना है। मिनी बजट पार्लियामेंट में जो पेश किया जा रहा है उसमें अब नाम लिए बगैर बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि ये साबिक जो मुशीर ख़जाना थे हफीज़ शेख साहब, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बहरहाल ज़िम्मेदार तो हुकूमत है, चाहे मौजूदा मुशीर ख़जाना हो या साबिका मुशीर ख़जाना। IMF ने $1 अरब से ज़ायद की किस्त जारी करने के लिए अपनी शराइत पर मुकम्मल अमल जो है उसकी यकीन दहानी की है। इन शराइत के तहत 350 अरब की टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। सादा बात यह है कि अब 350 अरब रुपए के टैक्स वो अवाम देगी, जिसमें सबसे बड़ा चंक हमेशा पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगाकर वो हासिल किया जाता है। इसके साथ ही बिजली महंगी होगी, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में जिस तरह से हम ऑयल से बिजली बना रहे हैं वो हमारे लिए और ज़्यादा मसला होगा। गैस पहले नहीं आ रही है तो इसका मतलब है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो फिर बिजली और पेट्रोल पे जब चलेंगी तो मज़ीद महंगाई की सूरत में वो चीज़ें भी सामने आएंगी। और इसके अलावा जो 200 अरब रुपए का तरक्याती बजट है उस पर भी कट लगाया जा रहा है, यानी कि 200 अरब रुपए के तरक्याती बजट भी कम किया जा रहा है। पहले ही बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि इस दौरे हुकूमत में तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्याती जो स्कीम्स हैं इसलिए उनको कम रखा गया है। बहरहाल कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इस हुकूमत ने पैसा भी दिया है, जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका आगाज़ किया जाए बेहतर तौर पर, फिर लोगों को डायरेक्ट जो है एहसास प्रोग्राम के तहत वो पैसे दिए जाएँ। एक तरफ इस तरह के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिसे हम कंस्ट्रक्टिव किस्म की डेवलपमेंट है जिसमें सड़कें बन रही होती हैं, डैम्स बन रहे होते हैं, चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं कि वहाँ काम उस तरह नहीं हो रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे कि ये IMF की इन शराइत हैं, टैक्स का निज़ाम बढ़ेगा, एक आम आदमी के लिए मुश्किलात होंगी, तो क्या किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपके वक्त का। हमें शौकत पराचा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का भी। पहले सलमान शाह साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये मिनी बजट हम इसको कह सकते हैं कि जब ये टैक्स कम हो रहे हैं, कुछ पे जो इस्तिस्ना था यानी कि सब्सिडाइज थे वो चीज़ें भी वहाँ भी ख़त्म हो रही हैं, टैक्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो फिर इसका मतलब है नए साल के आगाज़ में इस्तकबाल कर रही है हमारा। देखें, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि बड़े अब नॉर्मल हालात हैं पाकिस्तान के और दुनिया के। और ये जो बजट हमारा पिछले साल आया था, बल्कि कि इस साल का जो बजट है उसके मुताबिक जो जो टारगेट्स थे उसमें कुछ कमी की गई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। उसमें आपके अखराजात ज़्यादा हुए, टैक्स रेवेन्यू कम हुए, कोई रिलीफ्स दी गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब वो ख़त्म हो रही हैं और IMF प्रोग्राम में दोबारा से हम जा रहे हैं और उसकी एक किस्म की प्रायोरिटी है कि वो चीज़ें पूरी की जाएं। सही। अब जहाँ पे 6000 अरब कलेक्ट करना है उसमें 300 अरब का जो शॉर्टफॉल है जी। उसका जाहिर है कि जब उसको आप कलेक्ट करेंगे तो उसका बोझ अवाम पे पड़ेगा। और अगर हमारी गुड लक अगर हो गई कि तेल की कीमतें गिर गई
और इतनी जो पिछले दिनों में कुछ 10% के करीब गिरावट आई है, अगर वो कंटिन्यू करती है अगले चंद माह के लिए, तो फिर हो सकता है कि उसी गिरावट से ही ये काम पूरा हो जाए। सो अभी तो ये कहना मुश्किल है कि ये जो 30 रुपये आएगी लेवी वो अवाम से आएगी या इंटरनेशनल प्राइस अगर गिर गई तो उसके थ्रू आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है दुनिया को कि हम ये IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे और इससे एक किस्म का ग्रेजुएट करेंगे ताकि हम एक नॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा सकें, जिसमें हमारा जो कर्ज़ों का बोझ है वो काबू में आया हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बार बार एकदम ऊपर आता है वो काबू में रहे, और तमाम वो काम जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए, मसलन एनर्जी सेक्टर हमने एक ऐसा अपने गले में तोक डाला हुआ है जो इम्पोर्टेड है, और उसमें कोला भी इंपोर्ट है, गैस भी इंपोर्टेड होती है, ऑयल भी इंपोर्टेड होता है। और इस वक्त अगर आप देखें हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एनर्जी है, और पिछले साल के मुताबिक और इस साल में जो फ़र्क पड़ा है, पिछले साल $40 का बैरल तेल था, इस साल वो $85 पे रहा है, तो उससे हमारा जो एक किस्म का $10 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है इस साल, और वही हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में शो अप हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मसले आ रहे हैं कि उसको फाइनेंस किया जाएगा। सही। अच्छा, मैं ये चीज़ें भी चेंज हुई, फाइनेंस की जो टीम भी चेंज हुई है, और उस पर बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये दबे लफ्ज़ों में कि जी पीछे जो हमने की हैं चीज़ें उसके खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं पिछले यानी कि 2 सालों के अंदर, अगले इन 2 सालों में हैं जो पास्ट की जो हमें इस वक्त हॉन्ट कर रही हैं। 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है। एक जो है वो हमारा कर्जों एक्सटर्नल कर्जे जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो 2018 में $85 अरब थे, जबकि 2007 में वो सिर्फ $38 अरब थे। और ये जो इंक्रीज हुआ है बैरून मुल्क कर्जों से, उसका अब सूद भी जो है वो भी हमें कर्जों से लेना पड़ता है, और एक किस्म का हमारा जो डेट है वो काबू से बाहर इसलिए हुआ है कि उसके लिए भी आपको कर्जा लेके उसका आप सूद देते हैं, यानी कि हर साल वो सूद की वजह से ही बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस पे शाह साहब ये इस पे मजीद बात करते हैं कि ये दोनों तरफ जब भी हुकूमत आती है वो कहती है कि इतना माजी का कर्ज है जिस पर सूद हो रहा है, अपोजिशन आती है वो बात करती है, लेकिन आज एक शहबाज शरीफ साहब ने, मैं शौकत पराचा साहब को शामिल गुफ्तगू करते, पराचा साहब उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा IMF की शराइत पर मिनी बजट जो है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। ये कौमी सलामती के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़तरात में होती हैं, हम कभी कोई बन जाती है, लेकिन ये IMF के बजट को जिस तरह अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं, ये तो अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि अगर ये इस तरह से बढ़ता है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए मामलात मज़ीद मुश्किलात का होंगे शिकार। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो सलमान शाह साहब बात कर रहे थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात थी, वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। एक्सटर्नल डेट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ कौमी सलामती की जब आप बात करते हैं, अब तो वो कौमी सलामती का कॉन्सेप्ट बदल गया। अब सिर्फ कौमी सलामती का मतलब सरहदों का दिफा ही नहीं रहा, बल्कि आपके मुल्क के अंदर जो कुछ होता है वो भी डायरेक्टली कौमी सलामती को इफेक्ट करता है। मैं उसकी एक एग्जांपल दूं, जैसे TLP का मार्च था, यानी पाकिस्तान वॉज कट ऑफ कि आप GT रोड जो है वो मुरीदके से या वजीराबाद से या चनाब के दरिया से या झेलम के दरिया से नॉर्थ पंजाब का सेंट्रल पंजाब से रास्ता खत्म हो गया था। वो क्या था, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, हालांकि एक छोटी पॉकेट थी, वो एक महदूद पैमाने का वो एहतजाज था। इमेजिन कि जो ये अवाम पे अब जो गिरेगा, पहले ही पिस गई अवाम, पहले क्या रह गया, लेकिन अब अगर 30 रुपए पेट्रोलियम बढ़ रही है, जैसे बिजली बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। देखिए, पेट्रोल बढ़ता है तो हर शय की कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो सिर्फ किराए नहीं बढ़ते, बल्कि खाने पीने की अशिया की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, फ्रॉम फार्म टू मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, या अंदरून सिंध से आप कराची में चीजें जाएंगी, साउथ पंजाब से या
जो वेस्टर्न पंजाब है इससे लाहौर चीजें जाएंगी, या सेंट्रल पंजाब पंजाब चीजें आएंगी, या आटा, चीनी और दीगर खाने की अशिया खैबर पख्तूनख्वा जाएंगी। तो इमेजिन अगर 30 रुपीज पेट्रोल बढ़ेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी चीजें बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पशन खत्म होने का क्या मतलब है कि जो ट्रेडर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पहले उनको एग्जाम्पशन थी, अब उनको टैक्स पड़ेगा तो वो तो सीधा सीधा आवाम पे डाल देंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अगर वो 4 से 5 रुपए वो प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ेगा तो देगा कौन? गवर्नमेंट थोड़ी देगी, वो तो आप और मैं देंगे। एक ऐसी कयामत ढाई जा रही है लोगों के ऊपर। ये सिर्फ अब वो कहते हैं कि गरीबों का जीना महाल हो गया, यहाँ तो पूरे पाकिस्तान का जीना महाल हो चुका है। जो भी माजी में भी देखे ना, यही 127-28 डॉलर पर बैरल पेट्रोल की प्राइस गई है, जो अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब इधर ही पाकिस्तान में थे जब ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। तो मैनेजमेंट जो होती है वो मैनेज करना पड़ता है। इधर आपने IMF का हर चीज मान ली बगैर सोचे समझे। मैं नहीं कह रहा, अभी हुकूमत खुद कह रही है सर अब तो डॉलर भी 170 प्लस पे रुका हुआ है ना सर, 175 पे। सर ये फ़र्क है कि उस वक्त डॉलर जो है वो कम था, तो हम तो फिर डॉलर में जब लेते हैं, एक तो हम अपना पैसा जो है हमारा वो रोज़ाना की बुनियाद पर डीवैल्यू हो रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है, फिर डॉलर बढ़ता है तो हमारे जितना भी करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका भी फ़र्क होता है। सर जी आपकी और मेरी फरमाइश से डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी में। जी हाँ, मसलन जितना आ गया पिछली गवर्नमेंट को, हिसाब डार साहब को कि जी वो उन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, 5 साल तक तो रुका रहा ना, वो 5 साल नहीं बढ़ा ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको स्टेट बैंक आपने इतनी आज़ादी दे दी। स्टेट बैंक सब कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि आपने जो इंटरेस्ट बढ़ाया है इससे एडवर्स इम्पैक्ट होगा। पहले 13% रखा, 13% पे लोन लेते रहे, डॉलर्स आए पाकिस्तान में इतने ह्यूज, अभी फिर 7% आया था, लोग खुश हुए थे, हर कोई कह रहा था, बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही थी। यानी जब आप IMF की तरफ से कैलकुलेशन में जाएंगे तो जो गवर्नमेंट हमारी कर रही है वही आपको दुरुस्त नजर आएगा, लेकिन अवाम को कौन पूछेगा? पाकिस्तान के लोगों को कौन पूछेगा? पाकिस्तान के लोगों का दर्द कौन बांटेगा? पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ कौन देगा? एहसास आया, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा इसमें तो घपले हैं, कोरोना की असिस्टेंस आई, उन्होंने कहा इसमें तो घपले हैं। यानी ये सर एक आम आदमी के लिए है ना, असल में तो मामला ये है कि आम आदमी के लिए, सलमान शाह साहब, आम आदमी के लिए हर साल जो है वो महंगाई की शरह बढ़ रही है। अभी रवां साल भी महंगाई की शरह उन्होंने कहा जी कि 7 से 9% रहने का इम्कान है। ये तो फिगर जो है वो स्टेट बैंक ने दिए हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने, एक तरफ कार्टेल की बातें हुकूमत करती है, दूसरी जानिब ये है कि हुकूमत खुद कहती है कि हमें सख्त फैसले। हमाद अजहर साहब का आपने वो बयान भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि चंद माह में बिजली की बुनियादी कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का शुरू यहाँ से होता है। तो शाह साहब कैसे जो चीज़ें हैं जो हैं वो फिर रोकी जा सकती है? अब इसका मतलब है जो महंगाई है, जो चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही चलना है फिर, और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि रोक सके हम? देखो, इसको समझने के लिए जो पराचा साहब ने बात की है उसको समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, जब इसाकदार साहब ने रुपए को एक लेवल पे रखा 5 साल के लिए, उसके नतीजे में हमारे ऊपर 85 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्जा चढ़ गया। अब वो जो बैरून मुल्क कर्जा है 85 अरब डॉलर का, वो 15 अरब डॉलर तो उसकी डेट सर्विसिंग है जी, यानी कि उसका सूद और उसकी वापसी जो है हर साल 15 अरब डॉलर चाहिए। और उसके साथ साथ आपका बिजली का निज़ाम जो बनाया है वो सारा इंपोर्टेड बनाया है। सो जब भी आप थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो आपका एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके पास डॉलर्स की कमी आ जाती है। और ऊपर से आपने अपने कर्ज़ों की अदायगी 15 अरब डॉलर करनी है, तो उसकी वजह से आपको IMF के पास जाना पड़ा है। सो नंबर 1, IMF प्रोग्राम डायरेक्टली जो है वो 85 अरब डॉलर का जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसके लिए है। उसकी वजह से उन्होंने शर्त जो लगाई थी कि एक्सचेंज रेट जो है इसको आप मार्केट बेस करें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि 175 रुपये का हुआ है, तो ये मार्केट बेस पे जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है और आपने डॉलर्स में अदायगियाँ करनी है।
सो ये पराचा साहब को समझना पड़ेगा कि ये अदायगी करने के लिए आप IMF के स्कंजे में फंसे हैं। सही। उसके बाद अब आपने जो रिफॉर्म्स करनी है वो IMF आपको डिक्टेट करता है कि नंबर 1 आपने अपना एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड रखना है। नंबर 2 उन्होंने कहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपकी इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा सा ऊपर होगा, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा। अभी हमने देखा है कि टर्की ने इसके बरक्स काम किया है, उन्होंने वहाँ पे इन्फ्लेशन 20% थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे हैं। उसकी वजह से टर्किश लीरा इस वक्त बिल्कुल तबाही के दाने पे आ गया और वहाँ पे इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गई है। तो यही तो बिटर मेडिसिन है जो आपको लेनी पड़ रही है। और पराचा साहब बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, इनको पता है कि एक हमने कानून पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जी हाँ, जिसके तहत ये कहा गया था कि आप अपने कर्जे जो हैं वो मजमूई तौर पे अपनी इकोनॉमी से 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो पिछले 10 साल में टोटली वायलेट हुआ है और उसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। जब आपने कर्जों में इतना कुछ देना है तो बाकी अवाम के लिए कहाँ से बचेगा? सो आई थिंक कि ये हमें जो इस वक्त तक हम कुछ हमारा बचाव हुआ है वो हमारी रिमिटेंसेस की वजह से बचाव हुआ है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने यहाँ पे खासी मकदार में रिमिटेंसेस भेजी हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा मिला है। सो अब आगे चलते हुए हमें नंबर 1 अपनी एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। जो 100% हमने इम्पोर्टेड IPPs के साथ मायदे किए हुए हैं उसमें एक तरफ तो करंट अकाउंट डेफिसिट का वो बहुत मेजर हिस्सा है, दूसरी तरफ उनको जो हमने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट से निकलती हैं, वो भी हमारे रिजर्व्स के ऊपर एक बोझ बनी हुई हैं। सो ये जो एनर्जी सेक्टर की गलत पॉलिसीज हम करते रहे हैं उन्होंने तबाही फेर की है। बिल्कुल सही है। अब पहली दफा ये है कि अब इसको आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक ये है कि आपको इनसे रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, अगर वो मान जाते हैं कि कम थोड़ी सी वो पोस्टपोन करें अपनी पेमेंट्स तो उससे हमारा कुछ बचाव हो सकता है और सर्कुलर डेट नीचे आ सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में लाएं, सोलर में आप लेके जाएं। और इस वक्त जो डैमों पे काम हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है, उसमें भी 10 डैम ये PTI गवर्नमेंट बनाने जा रही है और बादशाह और मोहम्मद और दूसरे डैम्स पे तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन वो अगले 10 साल में आएगा। सो ये आप देखें कि जो इकॉनमी में फंदे बांध के आपको दार साहब गए हुए हैं, एक वो बिजली का फंदा है और एक कर्जों का फंदा है, और इन दोनों चीज़ों से निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है। मतलब शाह साहब जो आप ये बता रहे हैं कि ये फंदे बहरहाल ये IPPs का एक बड़ा सख्त मामला है कि जो सर्कुलर डेट जहाँ से चला था वो उससे पता नहीं कितना ही बढ़ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे पास IPPs जैसी तो एक वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकंजे में लिया था, मुझे लगता है पाकिस्तान में IPPs पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को लोगों को शिकंजे में लेके बैठे, बंद भी पड़े हैं प्लांट तो पैसे तो देने। लेकिन एक चीज़ है वो CNG का इस वक्त मामला है, गैस का मामला है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो और सिंध में CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है लेकिन यहाँ पर गैस भी घरों में भी ना पैदा हो रही है और CNG स्टेशन तो बंद किए गए। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। कफील, तो अब इसका मतलब है 2-3 माह के लिए CNG तो नहीं मिलेगी, वो तो बंद कर दिए गए, लेकिन क्या घरेलू सार्फिन की कमी उनकी जो हो रही है वो पूरी कर पाएगी सुई सदरन? देखिए, मैं आप ये बता दूं, उन्होंने अनाउंस किया है वो 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक है और ये गैस जो है वो तमाम जो इसके अलावा तमाम CNG स्टेशन हैं सिंध के और बलूचिस्तान के उनको मुकम्मल तौर पर फराहमी जो है वो बंद रहेगी। तमाम इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि 2 रोज़ कबल जो है वो जो गैर बरामदी सनतें हैं उनको गैस की पैदावार जो फराहमी थी उसको मुअत्तल कर दी गया था। तमाम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनको जो है वो बहाल रखी जाएगी गैस। दूसरी जानिब जो मैं इस वक्त जो नंबर्स हैं अभी जो सुई गैस से हमने मालूमात दी हैं, डिमांड जो है वो इस वक्त तक जो है वो सिंध की 1200 MSCF की गैस तक और जो टोटल सप्लाईज है इस वक्त तक वो 1070 है। तो जो मजमूई शॉर्टफॉल है वो मैं आपको बताऊँ सिर्फ वो 130 MSCF की गैस का है। और जहाँ तक आपने बात की कि शहर के जो घरेलू सार्फिन है उन तक कैसे होगी, तो मैं आपको जरा बता दूं कराची के इस वक्त मलीर, लांडी, शाह फैसल, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, यूसुफ गोट, लियाकताबाद
और साइड के एरिया, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर घरेलू सार्फिन को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ना सुबह के वक्त गैस का प्रेशर इस काबिल नहीं होता कि वो नाश्ता बन सके, और रात के औकात में भी जो है उनको खासी करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन की, तो उनके जो चेयरमैन है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 MFCFD गैस हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भी जो है वो इस सेक्टर को बंद करना इंतहाई तबाकुन है। और उन्होंने कहा है कि 1 से 2 रोज के अंदर वो आइंदा के लाहे अमल के लिए प्लान कर रहे हैं, और फिर वो मीडिया से जो है वो शेयर करें कि वो क्या बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई एहतजाज करना चाहते हैं या क्या उनका प्लान है। तो ये सिचुएशन है। मैं एक चीज़ यहाँ से कफील, अच्छा आपने बताया कि 1200 ज़रूरत है इस वक्त सिंध की, जहाँ से 1070 MMF भी मिल रही है, तो CNG सेक्टर कितना इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा दोबारा से बताइएगा हमें। देखिए, जो मेरी बात हुई है चेयरमैन से, और उनके कहेंगे सिर्फ 18 MFCFD गैस जो है वो जो ये सेक्टर इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद भी इसको बंद करना जो है वो उनके कारोबार को बंद करने के मुतरादिफ है। मुकम्मल तौर पे जो है वो इल्जाम ठहराते हुए कहते हैं कि जो है वो तबाह करना चाहते हैं, और यही सूरत हाल अब तक है। इसलिए अगर हम बात कर लें तो सिंध भर में 600 CNG स्टेशन हैं, और कराची की बात करें तो 320 का ये नंबर है कि 320 CNG स्टेशन हैं। तो अब ये सूरत हाल है, उनको तकरीबन 15 फरवरी 2022 तक ये जो गैस है वो मुअत्तल रहेगी। उसके बाद घरेलू सार्फिन को गैस मिल पाती है या नहीं, ये आगे, क्योंकि अभी आगे चल के मामला ज़्यादा वो अहम होगा, क्योंकि ये भी ने हमारे प्रोग्राम में ये बैठ के उन्होंने बात की। हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले घरेलू सार्फिन को, और ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान में जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पर उनको गैस जहाँ मिल रही है वहाँ पूरी फराहम की जाए। अब देखना है कि उनको मिलती है नहीं। बहुत शुक्रिया, कफील से आगाह कर रहे थे शौकत पराचे साहब। माजी की हुकूमतों के कुछ ऐसे प्लान्स जो किए गए शायद वो बेहतरी के लिए होंगे लेकिन वो हो ना पाए, जिसे सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल भुगतना तो फिर पहले भी और अब भी वो आवाम को पड़ेगा। तो अब कड़वी गोली भी खानी पड़ेगी और महंगाई भी है लेकिन चीज़ें चलानी भी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। जो फैक्ट एंड फिगर डॉक्टर सलमान शाह साहब बता रहे हैं वो हमारे सामने है पेपर, लेकिन जब आप बुलंद बांग दावे करके आते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं शुरू में, और जब आपकी बुनियादी कंफ्यूजन आगे जाके आपके अपने गले का फंदा बनती है। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की बात करूँ, नए वो आए थे, उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना ये ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या कानूनी की दुकानों की सारा कुछ हम खुद डिटरमिन करेंगे किसका कितना टैक्स बनता है। वो इकानमी ऐसी बैठी, खुद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को डॉक्टर साहब उस वक्त थे पोजीशन में, खुद सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाना पड़ा कि जितना ताजर कहेंगे हम वो असेसमेंट हम मानेंगे। इसी तरह ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि जी पहले 9 महीने के हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। असद उमर साहब कहते रहे और सारी दुनिया कह रही थी कि आपको जाना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद जो है अब तो सर जाने का पराजा साहब ये सूरत हाल हुई है कि अब जाना ही जाना होता है, रुकना तो मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है कि जो 9 महीने पहले शायद मामलात और होते, 3-4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गए लेकिन हालात तब्दील नहीं हुए है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान शाह साहब सर आपको भी बहुत शुक्रिया, दोनों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कराची में एक और बड़ा बहरान पैदा होने वाला है, उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची वो बदकिस्मत शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा भी होता है। सफाई के हवाले से सबसे ज़्यादा कराची में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट को, यहाँ पर KMC के इदारों को, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, तमाम को, क्योंकि यहाँ पर वो सफाई का अमल नज़र ही नहीं आता जो एक बड़े और तरक्की याफ्ता शहर की सूरत में होना चाहिए। जितना कारोबार है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर कचरा भी नज़र आएगा, लेकिन उसको साफ़ करने का अमल भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर भी चेंज हुए, उससे पहले मेयर भी कदरे कुछ, हर जो आने वाली हुकूमत है, हर आने वाले जो कमिश्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो दावा करते हैं कि हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, सफाई का अमल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में बहुत से हिस्सों में सफाई बेहतर नहीं हो पाती है। लेकिन KMC में जितने मुलाजमीन और जो लोग हैं वो फिर भी 12,000 टन कचरा इस शहर से उठा रहे होते हैं। लेकिन आज से
इस शहर में उस सफाई के अमल को, कचरा उठाने के अमल को KMC के साथ अजला में बंद कर दिया गया है, यानी हड़ताल कर दी गई है। अब हड़ताल की वजूहात क्या हैं, आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। और अगर ये कचरा ना उठाया गया तो फिर कराची की सड़कें जो कदरे बेहतर नज़र आ रही होती है, ख़ास तौर पर को 50-60 वो बड़ी सड़कें जहाँ पर सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, कारोबार होता है, तो क्या सूरत हाल होगी। हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब, मौजूद हैं, KMC प्रेसिडेंट हैं, सर्जन यूनियन के CBN के CBA से। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी साहब ने भी, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बीट करते हैं, उनसे पहले जानेंगे कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और क्या सूरत हाल है इस वक्त। अमजद, ये क्या मुतालबात हैं और क्या वजह हुई है कि ये मामला हड़ताल तक पहुंचा है? अब मुदस्सिर देखें, वजीर आला सिंध के पास जो है ये जो मजदूर यूनियन है, इनका एक मुतालबा था, देरीना मुतालबा था कि जो KMC के मुलाजमीन हैं, दीगर जो मुलाजमीन है सिंध हुकूमत के, उनकी तरह और उनको भी जो है बराह रास्त उनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर की जाए, उनके वाजबात जो है वो बराह रास्त उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाए। अब होता ये है कि KMC को जो है सिंध गवर्नमेंट पहले फंड देती है, फिर KMC अपने पास वो फंड रखती है और उसके बाद वो ढीले बहानों से, देर से, ताखिर से जो है वो मुलाजमीन को उनके वाजबात अदा किए जाते हैं। तो मुलाजमीन जो है KMC के उनका मुतालबा, देरीना मुतालबा ये रहा है कि जो फंड आए हैं, जो दीगर वाजबात हैं, वो बराह रास्त जो है वो इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर किए जाएं। इसी तरह जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, उनकी पेंशन का मामला है, उनकी ग्रेजुएटी का मामला है, वो भी जो है KMC के जरिए अदा किया जाता है, चाहे वो DNC हों, दीगर जो इदारे हों, उनकी जो फंड हैं वो भी KMC के जरिए दिए जाते हैं, जिसमें करप्शन भी होती है, ताखीर भी होती है। अब ये देरीना मुतालबा था, काफी अरसे से वज़ीर आला इस चीज की मंजूरी भी दे चुके हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस चीज पर अमल दरामद कराने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी बात हुई जो म्यूनसिपल कमिश्नर है कराची के, अफजल जैदी साहब के हवाले से हमने उनसे पूछा कि भाई ये जो नौबत है ये यहाँ तक आ गई कि KMC के दफातर को ताले पड़े हुए, वो खुद भी हमारे सामने जो है KMC छोड़कर कहीं चले गए थे। तो KMC इस वक्त जो मरकजी दफ्तर है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का शिकार है, तमाम दफातर बंद हैं, मुलाजमिन मौजूद नहीं है, अफसरान मौजूद नहीं है, तो तमाम के तमाम लोग चले गए। अफजल जैदी से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले पर काम कर रही है, वज़ीर आला मंजूरी दे चुके हैं और ये मुतालबात जो यूनियन के हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। तमाम मुलाजमिन का डेटा ट्रांसफर करना और दीगर जो काम है उनमें कुछ ताख़ीर हो रही है, लेकिन ये मामला इंशाल्लाह कह रहे हैं कि अच्छा अमजद, मैं आपसे ये जानूंगा कि ये रुकावट क्यों है और ये एक तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए जैसे तमाम सरकारी मुलाजमीन का एक तरीक़ाकार है, तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में आएँ, डायरेक्टली उनके मामलात हों, और ये KMC बिल्कुल अलग से एंटिटी क्यों बनी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। हम जुल्फ़िकार शाह साहब से भी बात कर लेते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। सर, मुतालबात के हवाले से अभी जो खबर दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमजद के वज़ीर आला ने ऑर्डर कर दिया लेकिन एक वक्त लगेगा, तो अगर आपको यकीन दहानी कोई नहीं करवाएगी कि आपका ये काम हो रहा है, आप लोगों ने आज हड़ताल की है? देखें जी, ये हड़ताल जो है ये हमारी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन पूरी सूबे सिंध की है। इसमें कश्मीर से लेकर कीमाड़ी तक जो है वो हड़ताल का अमल जारी है और ये बहुत तंग आकर किया गया है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 19 मार्च 2018 सिंध के जो डिप्टी सेक्रेटरी है कोऑर्डिनेशन, उन्होंने वज़ीर आला के हवाले से एक लेटर जारी किया था कि 13 मार्च को 2018 को वज़ीर आला ने लिखा है कि प्लीज रिजॉल्व द प्रॉब्लम, यानी पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल काउंसिल इन सिंध थ्रू ट्रेजरी। उन्होंने ऑर्डर किया रिजॉल्व करने का, इस पर अमल नहीं हुआ। फिर 9 मई 2018 को जो है वो जो वाटर कमीशन बनाया गया था उसने एक अहकाम दिए कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ लोकल काउंसिल थ्रू बैंक्स एंड सैलरीज, वो उसने अली गुल शमजानी साहब डिप्टी सेक्रेटरी जारी किया। उसके बावजूद ये सैलरी ताल ट्रेजरी पे नहीं की गई। उसके बाद फिर हमने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के लिए लिखा था 25 अप्रैल 2018 को। उसमें CM साहब ने ये कहा कि आपका काम हो रहा है। इसके बाद जो है एक बड़ा एक एहतजाज हुआ जो 19 जून को आला सतही जो कमेटी थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध के, उनके साथ जो 6 सेक्रेटरी थे और हमारे 5 जो है वो सरगीगा के औहदेदारान थे। उसमें मिनिट्स बाकायदा निकले हैं कि ये जो मामला इनका जायज है और उस पर मामला वहाँ रुकावट है। इसके बाद एक समरी जो है
वज़ीर आला सिंध इसकी मंजूरी दे चुके हैं। उस समरी में भी क्लियर है कि ये जो अच्छा जुल्फ़िकार शाह साहब, ये बड़ा तवील आप तो बता रहे हैं, ये तो बड़े पुराना मुतालबा है, ये तो 1 साल 2 3 4 साल इस मुतालबात में गुजर गए, तो ये क्या वजह है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? कहाँ पे मसला है? देखिए जी, इसमें बुनियादी रुकावट हम समझते हैं कि महकमा फाइनेंस हुकूमत सिंध है वो इसमें रुकावट बनी हुई है, और वो मुसलसल वज़ीर आला सिंध को भी खातिर में नहीं ला रहे, वो वज़ीर बल्दियात को भी खातिर में नहीं ला रहे, जिसकी वजह से जो है ये मामला पेंडिंग का शिकार है। तो हमने 11 अक्टूबर को जो है पूरे सूबाई कैबिनेट का इजलास बुलाया था हैदराबाद में। वहां ये तय हुआ था कि 11 अक्टूबर को हमने एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि हम 29 नवंबर को पूरे सूबा सिंध में तालाबंदी करने जा रहे हैं। तो सिंध ने इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं की, कोई 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक आपसे कोई बातचीत नहीं की गई? किसी जो सेक्रेटरी लेवल पे लोगों ने आके यूनियन से बात की हो कि आप हड़ताल ना करें, हम काम कर रहे हैं, कोई यकीन दहानी इस दिनों में की गई? 1.5 महीने नहीं, इस सिलसिले में कुछ भी नहीं हो पाया। जिसकी वजह से आज जो है ये मजबूरन आज सूबा सिंध में तमाम जो है वो दफातर भी बंद है, स्वीपिंग का काम बंद है, और कराची में चूंकि वाटर सीवरेज बोर्ड एक अलहदा है, उन्होंने भी हमारी हिमायत की है, लेकिन हमने इस वक्त सीवरेज को या फायर फाइटिंग को इसमें शामिल नहीं किया। हमने इस वक्त जो है वो स्वीपिंग शामिल है और दफातर बंद है। हम ये समझते हैं कि हम खुद मुज़ाकरात के अमल पे यकीन रखते हैं, लेकिन अब इतने मुज़ाकरात हुए, जो मैंने आपको कागजात बताए ये सारे मुज़ाकरात के नतीजे के कागजात हैं, लेकिन इसके बावजूद ये काम नहीं हुआ। अब हमारा मुतालबा था हमें ट्रेजरी से नोटिफिकेशन दें, सुबह हम काम शुरू कर देंगे। सही। अच्छा, ये अमजद कायम खानी से मैंने, अमजद महकमा फाइनेंस वो कह रहे हैं रुकावट सबसे बड़ा है, तो वज़ीर आला तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके अंडर डायरेक्टली एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी चलता है। तो 13 साल से जी हाँ, तो 12 साल से वही बिल्कुल वही है। अच्छा, मैं अमजद कायम खानी से अमजद, ये रुकावटें बुनियादी तौर पर ये फिर वही सुर्ख फीते वाली हैं, ब्यूरोक्रेसी वाली हैं, कि ये किसका फ़ायदा है कि इन चीज़ों को यहाँ रोका जाए और किसके लिए नुकसान है? ये मामला अंदर का है क्या? देखिए मुदस्सिर, अगर इस काम को हुकूमत संजीदा ले, या जो अफसरान है बल्दिया अज़मा कराची के, बल्दिया अज़मा कराची का महकमा फाइनेंस हो या हुकूमत सिंध का जो महकमा फाइनेंस है, अगर ये संजीदा हो जाए, अभी 1 हफ्ते का काम है। अगर डेटा ट्रांसफर करना, आजकल तमाम चीजें कंप्यूटराइज हैं, कोई बड़ी बात नहीं है डेटा ट्रांसफर करना, उंगलियों पे गिनती जो है ये सारी चीजें हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन हो या जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन है बल्दियात के, वो तमाम के तमाम फिंगर टिप्स पे हैं। अगर उनका डेटा ट्रांसफर किया जाए तो 3 दिन में ये काम हो सकता है। बाकी जो खतो किताबत है, जाहिर है 2018 का मामला जो है, अगर महकमा फाइनेंस और KMC के जो अफसरान है वो आपस में खतो किताबत ही करते रहे तो लगता यूं है कि शायद ये मसला क़यामत तक हल नहीं होगा। तो अब्दुल जैदी जो है आजकल के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनका कहना यह है कि उनका दावा भी ये था कि सेक्रेटरी बल्दियात जो है वो यूनियन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, राब्ते में हैं, लेकिन अभी चूंकि शाह साहब ने बताया कि उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। इससे पहले भी शाह साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि आला हुकाम जो है कुछ लोगों ने इनसे राब्ता किया है, तो शायद वो सेक्रेटरी बल्दियात हो जिन्होंने इनसे राब्ता किया है, क्योंकि हड़ताल जो है बहुत सख्त हड़ताल है। तमाम सिंध भर में दफातर जो हमारी इतलात हैं हमें मौसूल हो रही है, सिंध भर में तमाम दफातर बंद है। KMC का खुद आज हमारी टीम ने विजिट किया है, KMC के तमाम दफातर जो है मरकजी दफातर पे ताला पड़ा हुआ, जिसके फुटेजेस हैं स्क्रीन पर आप दिखा भी सकते हैं नाज़रीन को। तो ये बड़ी सख्त हड़ताल आज की है इन्होंने। अब देखना ये है कि जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं और ये यूनियन के नुमाइंदे हैं, इनके दरमियान क्या बात कर रहा है, दोबारा से जो है बल्दियाती दफातर खुले। सर, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि नजीम शाह साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो हैं उनसे बात हो सके, तो क्या बातचीत है वो बात ले। लेकिन जुल्फ़िकार शाह साहब, पहले भी जब ये हड़ताल हुई थी और इस तरह पर कराची में हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा था, तो अब आप लोगों ने हड़ताल कर दी है, लाया अमल किया। अगर आपके मुतालिबात ये नहीं होते मंजूर है, कोई प्रॉपर यकीन दहानी नहीं होती, तो ये कब तक आप हड़ताल रखेंगे? देखिए जी, गैर मुअव्वना मुद्दत का मतलब यह है कि हम पे अभी पूरे सूबे के बल्दियाती मुलाजमीन का एक प्रेशर है, और उन्होंने ये कहा है कि अब से हमने लॉलीपॉप नहीं लेना है, कोई लेटर नहीं लेना है, कोई वो नहीं लेनी है, यकीन दहानी नहीं लेनी है। हमें सीधा हमें नोटिफिकेशन अब चाहिए कि जब वजीर आला मंजूरी दे देता है तो मेरा ख्याल से फिर ब्यूरोक्रेसी चाहिए। लेकिन हम मुझे, क्योंकि वजीर आला सिंध की माजरत के साथ ये पसंदीदा ब्यूरोक्रेसी है,
फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी उन्हीं का है और वहीं से रुकावटें हैं। अगर ये चाहेंगे तो एक क्लिक पर ये काम हो सकता है। इस वक्त 6 एप्लीकेशन पर क्लिक काम कर रहे हैं, दीगर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बराए नाम कर रहे हैं कि जब हमें हमारे इदारे, देखिए हमारे इदारे भी, हमारी जितनी डीएमसी और केएमसी है ये ऑनलाइन ही तनख्वाह देती है, लेकिन इसके आने में 8 से 10 रोज लग जाते हैं। देखिए पहले स्टेट बैंक जाता है, फिर ट्रेजरी आता है, ट्रेजरी से सिंध बैंक जाती है, सिंध में आता है हमारे इदारे से, फिर चेक बनते हैं, फिर इशू होते हैं, तो 10 रोज लग जाते हैं। हम इस 10 रोज की डिले टैक्सेस ताकि हमें यूटिलिटी बिल के जो जुर्माने हैं वो ना लगे, और जो हमारी फीसेज हैं बच्चों के स्कूल की है या किराएदारी का है, ये मामला क्लियर रहे। इसके बाद जो है कराची मुतालिबात के हवाले से तो अगर वज़ीर आला भी ये मान रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसको तस्लीम कर रही है, अफसरान भी ये कह रहे हैं, अमजद कायम खान हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि ये मुतालिबात भी उनके जायज़ हैं, इसका पूरा होना और रुकावटों के लिए दूर होना वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि शहर में हड़ताल का जो मामला है वो हड़ताल जिस भी किस्म की होती थी शहर के लिए तो नुकसान है, आप भी इस पर यकीनी तौर पर नज़रसानी करेंगे, मुतालिबात हों तो इस शहर के लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमजद कायम खान नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखना ये है कि जी आज जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसको उठाने वाला कोई नहीं है और सफाई वाला नहीं है, वो कल तक क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जो कल सूरत हाल एक होने जा रही है वो है कोरोना के नए वेरिएंट की, और अब अफ्रीका के कुछ ममालिक के अंदर यह बाकायदा तौर पर यह चीज़ नज़र आ गई, और आलमी इदारा सेहत ने भी इसको री इन्फेक्शन का ख़तरा दीगर इक़साम से ज़्यादा कहा गया है कि जो नई अब लहर उठी है। हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMA के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपके वक्त का। सर ये तो हम खुश हो रहे थे कि अब 0.6 पर हमारा पॉजिटिव रेशो चल रहा था, अम्बात बहुत नीचे आ गई, 4, 5, 6 यानी कि सिंगल डिजिट में थे, तो बड़ी बेहतर सूरत हाल। और अब ये जो एकदम से हुआ है, अफ्रीका पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, यूरोप, अमेरिका, हर जगह जो है वो बड़ी एक क्यूरियोसिटी होगी, यहाँ पर भी ये सूरत हाल है, तो क्या इसके बारे में बताया जा रहा है कि नया वेरिएंट कितना ख़तरनाक है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अर्ज करूं कि अभी तक जो सब साइंटिस्ट मानते हैं, एसोसिएशंस ने कहा, हुकूमतें मानती हैं कि वी आर नॉट आउट ऑफ कोविड के अंदर अभी तक हम मौजूद हैं, और हमें जो करना है दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। एक चीज़ कि जो अब साउथ अफ्रीका के अंदर नई वेरिएंट निकली है, पहले तो यही पता कराना बड़ा मुश्किल था कि आया कि ये कोविड की कंटिन्यूटी है या उसी के साथ ही इसकी वेरिएंट आई है या कोई नई खुदा न खास्ता कोई ऐसी वबा आ गई है। नाउ साइंटिस्ट आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि ये कोविड का ही आगे जो है, और आपको पता है कि RNA वायरसेस जितनी भी होती हैं, इनकी म्यूटेशन जो होती है ये अपने आप की हैयत जो है बहुत तेजी के साथ तब्दील करते हैं, और कोविड-19 की भी उसी के अंदर ही ऐसी है। सिंस 2019 वी आर वर्किंग ऑन इट, द साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से, साइंसदान की मेहनत से जो हमारे साथ एक वैक्सीन जो है वो आ गई। एक बात दुरुस्त है अभी तक कि ये जो नया वेरिएंट आया फिर अगेन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका आफ्टर डेल्टा, और डेल्टा प्लस के बाद, उसके लिए जो है कि अभी तक साइंस को ये मालूम नहीं है कि ये बिहेव कैसे करेगी। जो बदकिस्मती है डेल्टा के लिए भी यही था कि वो गले को और जो हमारे कन्वेंशनल होती थी उससे हटके सीधा लंग्स तक जाके वो इफेक्ट करती थी। इसके लिए भी तकरीबन कोई एक तो अभी तौर पर डॉक्टर साहब, अभी जो ये जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, आप हैं, हम लोग शामिल हैं, तो क्या निस्बतन हम महफूज रह सकते हैं इससे? ये वैक्सीन इस पर असर कर सकती है? देखिए, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आई बिलीव कि आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि जो वैक्सीनेशन हमारे अंदर प्रोसेस चला है, जो प्रोग्राम हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, आया कि इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव और नॉट। मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी तक इसके बारे में कोई हतमी राय देना मुमकिन नहीं है। अभी तक कोई हतमी राय भी ना इसके साथ इजराइल ने दी है, ना अमेरिकन ने की है, और वो ममालिक जो के ऊपर बड़ा क्लोजली, और सबसे बढ़ के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसके ऊपर काम कर रही है, उनके भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इसके साथ अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास कोई और चारा ही नहीं बनता, दैट वी हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें मुअस्सर और कारआमद बनाना चाहिए। हर शख्स को वैक्सीन करवानी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे SOPs हम एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कहते रहे हैं कि उसके ऊपर खुदार अमल कीजिए। आज भी मुल्क के अंदर जो जरूरत है हमें कि उन्हीं SOPs को दोबारा से करें, और वो बड़े सिंपल से हैं। यूज द मास्क, हमारा जो कन्वेंशन है कि गले मिलना होता है लोगों के साथ, मतलब ये उसको जरा इज्तनाब करें, जरा क्या मतलब उसको अब जिंदगी का हिस्सा बना लें कि हमने नहीं करना। वो जो सीने पे रख के एक हाथ मिला लेते हैं, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर 2 हाथ जोड़ते हैं,
सिंध के अंदर इसी तरह से मतलब ग्रीट किया जाता है। सो वी हैव टू अडॉप्ट द न्यू मैसेजेस, और जो नए हमारे उनको करना चाहिए। हाथों की सफाई के लिए बड़ा इसेंशियल है कि अपनी हाइजीन जो है उसको बेहतर रखना चाहिए। ट्राई नॉट टू बी ऑन द प्लेसेस जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इज्तिमा वाली जगह हो, उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। घरों की खातिर आपने मतलब फॉलो अगर मुझे करते रहे और हम आपके साथ बाकायदा ये बोलते रहे हैं कि कमरों के अंदर जो है वेंटिलेशन, हवादारी, ये बहुत वो बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज हम जब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, जी अगर मुझे इजाजत दे दें कि ऑन द वेंटिलेशन पर्टिनेंट मैं इसके ऊपर जोर देना चाहूंगा, क्योंकि अब सर्दी आ गई है और सर्दी के अंदर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही छोटे घरों के है कि जी एक दफा हवा आ गई तो घर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको गर्म करना होगा। खुदारा इस अपनी साइकिल को बदले, एक तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और घर को 2-4 दफा वेंटिलेशन जरूर कर देनी चाहिए। सही जी सर, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। घरों की वेंटिलेशन, खिड़कियां, दरवाजों को खोलना दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ ममालिक में बाकायदा बूस्टर्स की तरफ, जैसे ही ये वेरिएंट आया बूस्टर्स की तरफ जाने की बात हुई, पाकिस्तान में भी अभी ये बात हो रही है कि एनसीओसी की अभी वो मीटिंग में फैसला करेंगे कि बूस्टर्स की जानिब जाना है या नहीं। फिर 12 साल से कम उम्र के 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल है। तो आप समझते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन, 2 खुराकें मुकम्मल करना और बूस्टर्स की जानिब जाना, ये भी एक हिफाजत के लिए ज़रूरी होगा, जहाँ पर हम वैसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों को बिला वजह जो है वो किसी ऐसी जगह पर नहीं इस्तेमाल करते कि जो जिससे वायरस का खतरा हो। तो ये बूस्टर्स कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए मैं समझता हूँ गालिबन, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एनसीओसी ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि बूस्टर डोज फॉर द ओल्ड एज के लिए कहा था। ओल्ड एज मीन बाई रिलेटिवली अभी तो यंग एज है, मतलब आई एम आल्सो प्लस 60, तो 60 प्लस के लिए ये कहा गया था कि तीसरी लगवानी चाहिए, आपको एज अ बूस्टर डोज उसको करवा लेना चाहिए। फिर ट्रैवलिंग की खातिर हमारे इसेंशियल्स हो गए थे कि कुछ ये जो अब कॉर्पोरेट कल्चर दुनिया के अंदर बदकिस्मती से आ गया, उसके लिए हमारे साथ कंपल्शन थी कि ये वाले आपको जो है इंपोर्टेड किस्म के वेस्टर्न वहाँ की वैक्सीन के लिए हमें कहा गया कि वो वैक्सीन लगवाएं। और बच्चों की खातिर मैं आपसे शेयर करूं कि इजराइल ने 10 साल और उससे बल्कि उससे भी छोटे बच्चों के लिए ये कर दिया है कि वो वैक्सीनेशन वहाँ पे कर रहे हैं आई थिंक। लेकिन हमारे यहाँ और मसाइल हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अगर है तो लोगों के अंदर रिलक्टेंसी है, रिलक्टेंट है स्टिल लोग, जबकि कहा गया था कि सितंबर तक हमने 60-70% लोगों को ये वैक्सीन जो थी लगवा देनी थी, लेकिन अभी तक हमारे जिनको 2 डोजेस लग चुके हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत हम नीचे हैं। तो स्टिल वी नीड सर्टेन एफर्ट्स। आई अप्रिशिएट आपको बिलखुसूस आपके चैनल को बहुत, मतलब मैं हमेशा से अप्रेज करता हूँ कि आपने खल्क़े खुदा और अवामुन नास की खातिर जो भले की ये बात और उस प्रोपोगेशन के अंदर आप हिस्से हैं कि हमें वैक्सीन और जो दुनिया कर रही है, देयर इज नथिंग टू बी कि अब हम व्हील अब इन्वेंट करना ये कोई मतलब अच्छी ना होगी बात कि हम नए सिरे से पहिया इजाद करते फिरें। जो दुनिया ने तजर्बात करनी है हमें उसके ऊपर यकीन बिल्कुल, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में वो चीज़ें आ रही हैं, उससे फ़ायदा उठाने की बात है। और वैक्सीनेशन सब पूरी दुनिया इसने तस्लीम किया कि ये एक पहला हथियार है जो कोरोना के ख़िलाफ़ मददगार हो सकता है और आपकी जान की हिफाजत कर सकता है, वो लगवाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल नहीं करवाई या जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई, तो खुदारा ये वैक्सीनेशन करवाइए। ये आपकी अपनी ज़िंदगी और इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीएमए चेयरमैन। और जाते जाते एक ही बात है जी, इस वक्त के अगर वैक्सीनेशन होगी तो आप महफूज रहेंगे, और अगर वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाई है तो फिर आपके लिए मामलात ख़ास से मुश्किल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।